हाँ बच्चों, तो देखो ये फर्स्ट लॉ हो गया था अपना। अब देखो सेकंड लॉ में फॉर्मूले है उसने हमने को ये बता दिया कि फ्लक्स में चेंज जब भी होगा किसी भी वजह से, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है, किसी कॉइल से रिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो जाता है, तो उस कॉइल के दोनों एंड पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वजह होती है करंट मिलेगी। बस वायर जोड़ दो आप, तो अगर वायर जुड़ा हुआ है, सर्किट कनेक्ट है, तो क्या होगा, उसके अंदर करंट भी बहने लग जाएगी, उसको बोलेंगे इंड्यूस करंट, और इस पूरे फिनोमेना को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। फैराडे का सेकंड लॉ देखो। फैराडे सेकंड लॉ, देखो फैराडे का सेकंड लॉ ये है, ये अपने को ये कैलकुलेशन करके बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा कितना, है ना, वैल्यू कितनी होगी, उसकी कौन कौन सा फार्मूला होगा, और जो इंड्यूस करंट बहेगी वो बहेगी कितनी। तो ये क्या कहता है, ये कहता है अभी को फैराडे सेकंड लॉ, रेट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं सिर्फ इसे लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू रेट ऑफ change of मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की रेट देखो, आप केवल मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की रेट देखो, और अगर आपने ये रेट निकाल ली, तो यही जो है ये किसके इक्वल होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। मतलब फ्लक्स कितना चेंज हुआ, घटाया बढ़ा, उससे मतलब ये वो कितने टाइम के अंदर वो चेंज हो गया, ये आप अगर पता कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ है। ये इसका फैराडे का सेकंड लॉ है। तो देखो क्या कहता हूं, जैसे मान लो फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, लेट एट टाइम T1 मैग्नेटिक फ्लक्स, T1 टाइम पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस फाइबर, T1 टाइम पर मैग्नेटिक फ्लक्स है फाइबर, एंड एट टाइम T2 मैग्नेटिक फ्लक्स है फाइव, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फाइव, तो टाइम में चेंज कितना हुआ, T2 माइनस T1, फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, फाइव माइनस T1, तो चेंज इन फ्लक्स इन टाइम इंटरवल, yes 5 माइनस 5 ये फ्लक्स में चेंज हो गया, यानी इस टाइम इंटरवल के अंदर फ्लक्स में चेंज होगा 5 माइनस 5, तो रेट कितनी आई फ्लक्स के चेंज होने की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज होने की रेट आई है 5 माइनस 5 अपॉन T2 माइनस T1, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन कितना डेल्टा टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यही ईएमएफ की इक्वल होती है। और तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, ये तो सेकंड लॉ है इसका, ये तो सेकंड लॉ है, बस ये जो लैंग्वेज है ये सेकंड लॉ है, और अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हो जाएगा 5 माइनस 5 अपॉन T2 माइनस T1, या इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा फाई अपॉन कितना डेल्टा टी। अच्छा, इस फार्मूले के आगे, इस फार्मूले के आगे एक माइनस भी आता है, इस फार्मूले के आगे एक माइनस भी आएगा, चाहे आप डेल्टा के फॉर्म में लिखो चाहे आप चेन के फॉर्म में लिखो, ये माइनस भी आएगा। माइनस जो है वो ड्यू टू लेंस लॉ होता है, एक लॉ है लेंस लॉ आगे आएगा,
ये माइनस साइन ये बताता है कि जो वो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो उसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो अपने फ्लक्स में चेंज होने को अपोज करता है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये अपोज की वजह से आता है। तो देखो इसको एक बार, ये जो है लॉ को केवल इतना सा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो फ्लक्स में चेंज होने के रेट के क्या होता है, इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, जैसे इसको लैंग्वेज में लिखना है आपको, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, induced EMF across ends of a coil is equal to rate of change of magnetic flux है। तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है। तो हमने ये माना है कि t1 टाइम की फ्लक्स कितना है phi1, t2 टाइम में फ्लक्स बदल गया तो फ्लक्स बदल के हो गया phi2। तो चेंज कितना हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ phi2 माइनस phi1, टाइम में चेंज कितना हुआ t2 माइनस t1। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर फ्लक्स में चेंज कितना हुआ phi2 माइनस phi1। तो फ्लक्स में चेंज होने की रेट क्या हुई, फ्लक्स में चेंज होने की रेट होगी phi2 माइनस phi1 और t2 माइनस t1। इसको लिख दिया हमने डेल्टा फाई और इसको लिख दिया हम लोगों ने डेल्टा टी। तो ये जो है, अब ईएमएफ को अगर हम लोगों ने ई माना है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोल सकते हो आप। तो ये जो ई है ये आएगा इक्वल टू phi2 माइनस phi1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर phi2 माइनस phi1 अपॉन डेल्टा फाई बोल सकते हैं और t2 माइनस t1 को दो डेल्टा टी बोल सकते हैं। ये नेगेटिव साइन भी बताता है अपने को कि नेगेटिव साइन है ओपोज के लिए, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन की वजह से वो क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो ये नेगेटिव साइन अपोज के लिए है। आगे समझेंगे इसको डिटेल के अंदर, ये लेंस लॉ की वजह से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहूंगा आगे बढ़ रहा हूँ, क्लियर करूंगा। याद रखो मैं नेगेटिव साइन ड्यू टू लेंस लॉ, ये लेंस लॉ की वजह से है। लेंस लॉ वो अपोज को बताता है, इसकी डायरेक्शन को बताता है लेंस लॉ। ये हो गया फैराडे सेकंड लॉ। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं फॉर्मूले को। ये तो फॉर वन टर्न है, E equals to minus phi2 minus phi1 अपॉन कितना t2 माइनस t1। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और एन टर्न के लिए इसके आगे एन लग जाएगा, मान लो तो एन टर्न है और एन टर्न E equals to minus n phi2 minus phi1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये आ जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन कितना डेल्टा टी। ये आ जाएगा, ये एन टर्न के लिए। और अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट हो, यदि डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तो अगर टाइम इंटरवल शॉर्ट हो तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या है, ये एवरेज ईएमएफ की कैलकुलेशन करता है, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की कैलकुलेशन करता है। आप लिखोगे इसको E इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डालोगे यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बदल जाएगा। तो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी हो सकता है। ये आ जाएगा E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी। ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपकी इच्छा हो यूज करो, आप चाहो तो ये यूज करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज हो जाएगा। आप चाहो तो ये यूज करो, आप चाहो तो ये यूज करो है। ये करना है तो ये यूज कर लेना है, करना है तो ये यूज कर लेना। और अगर कोई इक्वेशन दे रखा है फाई का टी के रिस्पेक्ट में, तो फिर ये वाला यूज कर लेना, e इक्वल्स टू माइनस b का n डी फाई बाय dt। तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या है, यूज हो जाएगा। तो ये
आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये है, ये सारे हैं इंट्रोड्यूस ईएमएफ के। नेक्स्ट देखो स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। उसके बाद में देखो फॉर्मूला फॉर इंड्यूस करंट, मतलब सारा गेम जो है ना वो फ्लक्स में चेंज होने की रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपन ये माने कि वो जो कॉइल है, हम लोग ये माने कि वो जो कॉइल है उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, और अगर कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है और उसके अंदर आई करंट इंड्यूस हो रही है, आई करंट उसके अंदर बह रही है, तो ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ तो ये है ही, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं। तो ई इक्वल टू आप लोग लिख दो आई आर। इसके अंदर पुट कर देते हैं दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज कैपिटल आर। मान लेते हैं कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, कॉइल का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर एंड इंड्यूस करंट इज आई, आई इंड्यूस करंट है। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं पुट ई इक्वल टू आई आर, ये रख दिया हम लोग ने ई इक्वल टू आई आर, और ई इक्वल टू आई आर रख दिया तो फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे, आई आर इक्वल टू माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन पी टू माइनस टी वन, या फिर ये हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन कितना डेल्टा टी, ये हो जाएगा। और यहाँ से आई को रख के आर दूसरी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा माइनस एन बाई आर, और ये आ जाएगा फाई टू माइनस फाई वन अपॉन पी टू माइनस टी वन इक्वल टू आ जाएगा माइनस एन बाई आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये करंट का फॉर्मूला। और या फिर आ जाएगा इंस्टेंटेनियस आई इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई बाय डी टी, ये करंट के फॉर्मूले। इनको देखो, ये करंट के फार्मूले और ईएमएफ के फार्मूले में डिफरेंस नहीं है, केवल आर नीचे आ गया है। आपको सर्किट का रेजिस्टेंस देख के सर्किट के रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देना, आपको बस इतना सा करना है। समझ गए बच्चों? तो देखो ये हो गए फार्मूले किसके, ये हो गए फार्मूले इंड्यूस करंट के। नेक्स्ट देखो फार्मूले। अब अगर करंट फ्लो करेगी, अगर करंट फ्लो करेगी तो उसके अंदर चार्ज भी फ्लो करेगा, तो इंड्यूस चार्ज के फार्मूला देखो, फार्मूला फॉर इंड्यूस चार्ज, मान लेते हैं कि इसके दौरान क्यू चार्ज बैठा है, ये करंट के फार्मूले से चार्ज का फार्मूला बन जाएगा, ये तो एक करंट के फार्मूले, इंड्यूस चार्ज मान लेते हैं क्यू चार्ज तो पता है दैट चार्ज क्यू flows at time interval T2 minus T1,
इस T2 माइनस T1 के अंदर ये जो क्यू चार्ज फ्लो करता है, या T2 माइनस T1 को अपन ने डेल्टा टी भी बोला है, तो अपन ये प्रूव कर देते हैं। वो करंट क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी, ये रख देते हैं अपन। तो I इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी लिखे, तो ये रख दिया अपन ने I इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। ये सामने का जरा माइनस जोड़ा हुआ रहता है, माइनस L बाई आर डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये चार्ज का फॉर्मूला आ जाएगा Q इक्वल टू माइनस L बाई आर डेल्टा फाइव, ये चार्ज का फॉर्मूला है। या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा फाइव को लिख देता हूँ फाइव टू माइनस फाइव वन, तो माइनस L बाई आर फाइव टू माइनस फाइव वन, ये ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है, जो भी चार्ज फ्लो करेगा, वो चार्ज जो है वो केवल फ्लक्स में चेंज पर डिपेंड करेगा, चेंज होने की रेट पर नहीं। यदि टाइम पे डिपेंड नहीं होता, पर जो चार्ज है, करंट और ईएमएफ, ये तो टाइम पे डिपेंड करते हैं, ये तो फ्लक्स में चेंज होने की रेट पे डिपेंड करते हैं। और ये जो चार्ज है, ये केवल फ्लक्स में चेंज पर डिपेंड करता है। ये जो चार्ज है, ये केवल फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। आप सेम फ्लक्स में चेंज, अगर आप चाहो तो 2 सेकंड में करो। आप जैसे मान लो आपको फ्लक्स में चेंज करना है, सपोज करो आपका फ्लक्स है पहले 10 वेबर, और 10 वेबर को बढ़ा के आपको करना है सपोज करो 50 वेबर। अब ये काम आप फ्लक्स में चेंज, जो 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 माइनस 5 होगा 40 वेबर, यानी आपको 40 वेबर का चेंज करना है, 40 वेबर से लिफ्ट करना है आपको इसको, फ्लक्स को। तो अब ये काम आप चाहो तो 2 मिनट में करो, चाहो तो 2 सेकंड के अंदर करो, चाहो तो इसके अंदर 2 घंटे लगा दो, चाहो तो इसके अंदर 2 दिन लगा दो। तो जो चार्ज है वो सेम ही फ्लो करेगा, चार्ज सेम ही फ्लो करेगा। तो ये फ्लक्स में, ये जो है, ये फ्लक्स में चेंज पर डिपेंड करता है, रेट पर। और आप चाहो तो फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, डिफरेंशियल का फॉर्म में Q इक्वल्स टू माइनस L बाई आर, और क्या होगा, इसको d5 भी लिख सकते हो, कैसा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम टेकन टू चेंज द फ्लक्स, but only depend on amount of change of flux। फ्लक्स में चेंज के अमाउंट पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि फ्लक्स में चेंज कितने टाइम में हुआ है, ये है बात। तो ये फार्मूले हो गए इसके, ये फैराडे के सेकंड लॉ से निकले सारे फार्मूले, ये फार्मूले हैं सारे इंड्यूस्ड ईएमएफ के, इंड्यूस्ड चार्ज के और इंड्यूस्ड करंट के। नजर मारो इन पे, सभी फार्मूले में माइनस आ रहा है, ये माइनस लेंस लॉ की वजह से, लेंस लॉ भी पढ़ेंगे। तो नजर मारो, एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। रेक्टेंगुलर कॉइल of length L and breadth B held parallel to uniform
इलेक्ट्रिकल कॉइल ऑफ एन टर्न्स, ऐसे लिखो उसको, एन टर्न्स, एन टर्न की कॉइल है, इलेक्ट्रिकल कॉइल ऑफ एन टर्न of length L and breadth B held parallel to uniform magnetic field. Magnetic field B. Suddenly, in 2 seconds, plane of coil become perpendicular to vector B. Find induced EMF and current. Induced EMF और current निकालनी है। If resistance of coil is 50 ohm, coil का रेजिस्टेंस 50 ओम है। करो अटेम्प्ट इसको। देखो क्या करना है,
सबसे पहले इनिशियल फ्लक्स निकाल लो, फिर फाइनल फ्लक्स निकाल लेना। डाटा मैंने दे दी रखा, लेंथ को ए दे रखा है, हेड को बी दे रखा है। तो इनिशियल फ्लक्स फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा, क्या फार्मूला है? एन बी ए cos थीटा, ये फार्मूला फाइनल का। टर्न साइन यही, टर्न साइन बता रखे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी बता रखा है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी को ऐसे कैसे लेना है? एरिया से डायरेक्टली दे रखा, एरिया लेंथ और ब्रेड्थ के फॉर्म में दे रखा है। तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ बी, है ना। और थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, पहले वो कैसे रखी हुई है? पहले रखी हुई है पैरेलल, पैरेलल रखी हुई है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखी हुई है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है ऐसे, समझ लो एक बात, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। और अगर कॉइल पैरेलल रखी हुई है ऐसे, कॉइल ऐसे पैरेलल रखी हुई है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, और बी ऐसे हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इनिशियल में एंगल 90 डिग्री थी, यहाँ हो गया cos 90, और cos 90 जीरो था तो फाइव हो जाएगा जीरो। तो इनिशियल पक्ष तो जीरो है। और फाइनली फाइनली क्या हो गया? फाइनली ये कॉइल परपेंडिकुलर हो गई, तो इसका प्लेन परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको ऊपर डालो, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर जीरो डिग्री का एंगल बनाएगा, कॉइल ऐसे हो गई खड़ी। इसके ऊपर डीएस वेक्टर दोगे तो डीएस वेक्टर जाएगा ऐसे, और बी भी ऐसे ही है, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा जीरो डिग्री। तो फाइव टू कितना हो गया? फाइव टू हो गया वही एन बी स्मॉल एल कैपिटल बी cos जीरो, cos जीरो होता है 1, तो फाइव टू आ जाएगा एन कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी, ये आ जाएगा। अब ये अगर, और ये सारा का सारा काम कितने टाइम हुआ? जो जब फाइव टू, ये सारा का सारा काम हुआ है 2 सेकंड के अंदर, टाइम इंटरवल आपका 2 सेकंड। तो डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है 2 सेकंड। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा? ईएमएफ आ जाएगा माइनस डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी। तो ई इक्वल टू माइनस डेल्टा पाई कितना हुआ? पाई टू माइनस पाई वन, तो ये माइनस तो चल ही रहा है, पाई टू माइनस पाई वन ना, ये पाई टू ये पाई वन, तो क्या आ जाएगा? एन कैपिटल बी स्मॉल बी एल माइनस जीरो अपॉन कितना 2, तो ये ई आ जाएगा। माइनस तो आप चाहो तो कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो, तो डायरेक्शन को बताता है अपने को कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन है, प्लस कौन सा बनेगा माइनस कौन सा बनेगा। तो माइनस का कैलकुलेशन को यूटिलिटी दिए, चाहो तो पढ़ा रहे हो, चाहो तो हटा दो। तो ई इक्वल टू माइनस एन कैपिटल बी स्मॉल बी अपॉन 2, ये तो हो जाएगा ईएमएफ का फॉर्मूला। और करंट कितनी आ जाएगी? करंट आ जाएगी आई इक्वल टू ई बाई आर, बस ई का से आर को डिवाइड करना, तो आर कितना करंट है? आर करंट है इसका 50 ओम, तो ये आ जाएगा, आई आ जाएगा माइनस एन कैपिटल बी एल स्मॉल बी अपॉन आर का डिवाइड करेंगे 2 to 5, आर कितना है 50, तो ये आ जाएगा माइनस एन कैपिटल बी अपॉन कितना 100। ये देखो इसको एक बार, और एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो।
देखो अगला क्वेश्चन ये है, लिख दिया मैंने स्क्रीन पे। ये कह रहा है एक कॉइल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। कॉइल का रेडियस किसी टाइम t पर, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर एट एनी टाइम t, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी रेडियस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस वजह से हो रही है, तार सिकुड़ रहा होगा, है ना, पता नहीं क्या वजह है, होगी कोई वजह। तो इसकी रेडियस डिक्रीज हो रही है। जैसे ये कॉइल है, ये धीमे 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 ऐसे डिक्रीज होती जा रही है, रेडियस डिक्रीज हो रही है इसकी। और रेडियस की डिक्रीज होने का रेट है 0.02 मिलीमीटर पर सेकंड। बहुत धीमे धीमे डिक्रीज हो रही है, इसकी रेडियस डिक्रीज होती जा रही है। वो जो लूप बना हुआ है ना, उस लूप का रेडियस डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इस कॉइल को अपन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 400 टेस्ला का, उसके अंदर रख रखा है ना। डाटा मैं सिंपल सिंपल ही दे रहा हूँ। अब ये कैसे रखी हुई कॉइल, उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जो कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अपने को कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा ये निकालना है। कॉइल के अंदर टर्न जो है वो एक ही है, एक सिंगल टर्न की कॉइल है। ये अपने को अटेम्प्ट करना है, तो करो देखिए कोशिश इसकी। सर इसमें टाइम गिवन नहीं है? हो रहा है क्या बच्चों? सर इसमें हो टाइम रहा नहीं वर्क गिवन तो होगा? है? सर टाइम? नहीं, टाइम इसी में से उठा ना आपको, देखो उसके मतलब ये हर एक सेकंड में इतनी रेडियस डिक्रीज हो रही है ना। ये आपको dr अपॉन dt दे रखा है, डिफरेंशिएशन से करो उसको। मतलब ये रेडियस को r मान लो आप एनी टाइम। सुनो मुझे ध्यान से दोनों बच्चे, r मान लो रेडियस को r मान के, और फाई का फार्मूला लिखो NBA cos थीटा, b को लिखो आप पाई r स्क्वायर, है ना। और पाई r स्क्वायर लिख के फिर आपको dr अपॉन dt दे रखा है, डी फाई बाई dt निकालो, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करो। तो डी फाई बाई dt ही तो उसके ईएमएफ के इक्वल होता है भाई। E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt। फाई को आप लिख दो बी ए cos थीटा, एरिया को लिख दो पाई r स्क्वायर, और फिर
आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देना, डी आर अपॉन डी टी आपको दे रखा है, इस तरह से सोचो कुछ, टाइम इसी में ही है, हर 1 सेकंड के अंदर 0.02 मिलीमीटर का चेंज है, डिक्रीज हो रही है। मतलब डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना है, डिफरेंशिएशन से करना है। देखो मैं कर रहा हूं, फाइव का फॉर्मूला कितना होता है? एट एनी टाइम टी, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा I इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, क्योंकि उसका प्लेन परपेंडिकुलर है, एन तो होगा ना, ई के परपेंडिकुलर है, थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 कितना हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा 1, तो फाई आ गया बी, और बी को तो बी रख दो, एरिया में रख दो पाई आर स्क्वायर, कोई है सर्कुलर। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या है? फैराडे का सेकंड लॉ है E इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना? अब इसके अंदर पुट कर दो फाई इक्वल टू डी पाई आर स्क्वायर, ये पुट कर दो, तो फाई इक्वल टू डी पाई आर का पुट करके ऐसा हो जाएगा E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी और डी पाई आर स्क्वायर, है ना? बी और पाई को तो ले लो बाहर, फिर ये बी और पाई को बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर बनाओ, ये बी और पाई बाहर आ गए, अंदर हो गया डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। तो क्योंकि आर जो है वो वेरिएबल है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। अब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2r dr अपॉन dt, ऐसा आ जाएगा, है ना? ये आपको पता होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2t मान लो, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो जिसका मान है उसका दोबारा कर देते हैं, dr अपॉन dt आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर दे दो, b बाहर चली रहा है, 5 बाहर चल रहा है ना? r को भी बाहर दे दो और ब्रैकेट देखो माइनस dr अपॉन dt, अब सारी वैल्यू है आपके पास में, है ना? बैकअप करना आपको इसके अंदर, आपको कर दोगे ताकि r को बुक कर दोगे 10 सेंटीमीटर, कर दोगे कितना 400 टेस्ला, है ना? तो माइनस dr कर दोगे 0.02 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 0.02 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा।
समझे क्या बात को? क्योंकि रेडियस उसकी डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज की वजह से हम लोगों ने क्या ले लिया, डिक्रीज की वजह से हम लोगों ने माइनस ले लिया, डिक्रीज की वजह से हम लोगों ने क्या ले लिया, डिक्रीज की वजह से हम लोगों ने माइनस ले लिया, और रेडियस में चेंज होने की रेट दे रखी है अपने को, माइनस डिक्रीज को शो कर रहा है, तो माइनस dr/dt ले लिया हम लोगों ने 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। बस इसमें वैल्यू रखते ही ई आ जाएगा। बताओ मुझे आई क्या बात पकड़ में? तो देखो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो तो मैंने बी में चेंज किया, बी में क्या मतलब थीटा में चेंज किया। भाई फ्लक्स का फार्मूला है फाई इक्वल्स टू एन जी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, है ना। आप मैंने पैरेलल का बाद में प्लेन को मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, तो थीटा में चेंज किया, है ना। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैंने एरिया में चेंज किया। ये वाला जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया है सर्कुलर कॉइल का, इसमें एरिया में चेंज हुआ है, एरिया उसका घटता जा रहा है, कॉइल का घटता जा रहा है, तो उसमें से फ्लक्स क्या होता जा रहा होगा, निकलने वाला फ्लक्स कम होता जा रहा होगा। समझ रहे हो बात मेरी, है ना। उसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा है, तो फ्लक्स में चेंज, फैराडे चिल्ला ही रहा है अपने फर्स्ट लॉ के अंदर कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स देयर इज ए इंडक्शन ऑफ एन ईएमएफ, ये आ गया ईएमएफ। आप चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर सकते हो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, बी का होगा, डीबी अपॉन dt लिखेंगे, एरिया को बाहर दे लेंगे, अगर एरिया कांस्टेंट है तो तब अपन डीबी अपॉन dt लिख देंगे, है ना। और जनरली नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि अंदर कॉइल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैसे चेंज करें, है ना। तो इसके क्वेश्चन तो नहीं आते, तो इन तीन फैक्टर में मेनली चेंज होता है। तो यही क्वेश्चन अगर मैं ये बोल देता कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 टेस्ला पर सेकंड, तो डीबी अपॉन dt को बाहर रखते, एरिया अपन बाहर दे लेते पाई आर स्क्वायर, तो डीबी अपॉन dt की वैल्यू रख देते। तो ये है कहानी पूरी की पूरी, इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये फैराडे के दोनों लॉ हो गए। कल करेंगे हम लोग लेंस लॉ, और इसका फैराडे का प्रूफ करेंगे, है ना। फैराडे के प्रूफ से एक नई चीज सामने आएगी अपने पास में, मोशनल ईएमएफ, है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर ये ईएमएफ का काम खत्म हो जाएगा, उसका म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बड़ा नहीं है चैप्टर। अब मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, 2 लेक्चर हो गए, क्योंकि फर्स्ट वाला लेक्चर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने कल थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया था, ताकि वो फर्स्ट लेक्चर का कंटेंट भी कल वाला रिकॉर्ड किया था उसमें आ जाए। तो दोनों लेक्चर मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चों।